अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन को। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होती है और ड्रग्स के केस में सरफेस टेंशन को पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। तो सरफेस टेंशन को समझने के लिए आपको पहले दो तरह की फोर्सेस के बारे में पता होना ज़रूरी है। एक फ़ोर्स को आप कहते हैं कोहेसिव फ़ोर्स और एक फ़ोर्स को कहते हैं आप एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव का मतलब होता है कोहेजन, जोड़ना, सेम मॉलिक्यूल्स का जुड़ना इज कॉल्ड कोहेजन। तो वो फोर्सेस जो कि एक जैसे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं उनको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, आपके पास वाटर मौजूद है। अब एक पानी का गिलास आपके अंदर पास मौजूद है, तो उस पानी के गिलास के अंदर बहुत सारे वाटर के ड्रॉप्स मौजूद होते हैं या वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो कनेक्शन होता है, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो बाइंडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये हमेशा ये वो ताकतें होती हैं जो कि सेम सब्सटेंस के दरमियान में होती हैं। या तो वाटर वाटर के दरमियान में होंगी, या सॉलिड सॉलिड के दरमियान में होंगी, या लिक्विड लिक्विड के दरमियान में होंगी, या गैस गैस के दरमियान में होंगी। तो दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। So this is a force of attraction between the molecules of the same substance। एक जैसे सब्सटेंस है, वाटर है, इनके दरमियान जो कुव्वत है, जो अट्रैक्शन है, उसको आप कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। एक दूसरी फोर्स हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस का मतलब होता है, एडहियन का मतलब होता है जोड़ना। ये एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि दो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ती है। यानी कि एक मॉलिक्यूल सॉलिड हो सकता है, दूसरा मॉलिक्यूल लिक्विड हो सकता है, एक सॉलिड हो सकता है, दूसरा गैस हो सकती है। तो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड। तो अगर आप गौर करें तो इसमें एक कंपाउंड कौन सा होगा? लिक्विड, और दूसरा कंपाउंड या मॉलिक्यूल कौन सा होगा? सॉलिड होगा। जबकि कोहेसिव में क्या था? आपके पास दोनों मॉलिक्यूल एक ही नेचर के थे। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनके दरमियान। तो एडहेसिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्सेस। उसके बाद हमारे पास आता है कि सरफेस टेंशन क्या होती है। ये दोनों डेफिनेशंस आपने एमसीक्यू के हवाले से याद रखनी है, वाइवा में भी वो समटाइम्स पूछ लेते हैं। सरफेस टेंशन बेसिकली वो सलाहियत है जो कि किसी भी लिक्विड को इस काबिल बनाती है कि वो लिक्विड अपनी शेप को मेंटेन कर सके। ठीक है, हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखिएगा, ये एक सपोज करें एक गिलास है, उस गिलास के अंदर ये पानी भरा हुआ है, जिस पानी के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब गिलास की जो सरफेस होगी, उस सरफेस के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके दरमियान में ये वाली कोहेसिव फोर्सेस मौजूद होंगी। ये जो सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं, जबकि नीचे वाले भी वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सिंगल, आप समझे, मैंने उनको वीक बॉन्ड के ज़रिए से जोड़ा है। जबकि जो सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनमें क्या सलाहियत है कि ये बहुत स्ट्रांगली आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये क्यों बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं? इसको आप इस तरह से समझें कि आपके पास एक गिलास में पानी मौजूद है और पानी के सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मजबूत बॉन्डिंग बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं ताकि बाहर से कोई भी चीज़ आए और इस जो मॉलिक्यूल की एक्सटर्नल अपीयरेंस है, इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस को चेंज ना कर सके और लिक्विड अपनी असल शक्ल को मेंटेन कर सके। सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ये वो खासियत है जो कहाँ मौजूद होती है? किसी भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर, वाटर मॉलिक्यूल्स की सरफेस के ऊपर होगी, बिलो सरफेस ये मौजूद नहीं होगी। डैट अलाउ इट, ये क्यों होती है? ये लिक्विड को इजाज़त देती है कि वो रेजिस्ट करे, वो मज़ाहमत करे, वो लड़े एन एक्सटर्नल फोर्स, कि बाहर से अगर कोई पानी को टच करने की कोशिश करता है या बाहर से कोई चीज़ पानी के अंदर गिराई जाती है, तो ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं ये क्या करते हैं? ये लड़ाई करते हैं, ये मज़ाहमत करते हैं उस बाहर से आने वाली चीज़ के लिए, ड्यू टू कोहेसिव नेचर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोहेसिव नेचर मौजूद है, ये दरमियान में एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच है। सपोज करिए गिलास है,
मैं इसको टच करती हूँ उंगली, जैसे ही मैं टच करती हूँ तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भरपूर कोशिश करते हैं कि जो भी बाहर से चीज़ आई है वो हमारी जो एक शेप है, एक स्मूथनेस है सरफेस की, उसको डिस्टर्ब ना करे, और ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और अपनी स्मूथनेस को, अपनी सरफेस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सरफेस टेंशन। सो वो क्वालिटी जो कि किसी भी लिक्विड को इस काबिल बनाती है कि उसके सरफेस के ऊपर मौजूद मॉलिक्यूल एक्सटर्नल फोर्स के साथ लड़ सकें और एक्सटर्नल फोर्स को किसी भी सूरत में इजाज़त ना दें कि वो मॉलिक्यूल की शेप को चेंज कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, सरफेस टेंशन वो रीज़न है जिसके ज़रिए से रेन ड्रॉप या ऑयल ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बारिश ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो वो स्फेरिकल या इस शेप की होती है, इस शेप, और नीचे आने तक भी वो इसी शेप की होती है। वो इस शेप की क्यों होती है? हालांकि जब वो नीचे आ रही होती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एयर का प्रेशर भी पड़ रहा होता है और उसके ऊपर बहुत सारे हवा के अंदर मौजूद जरासीम भी अटैक कर रहे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल अपनी इस शक्ल को मेंटेन करते हैं। आप एक ड्रॉप भी पानी का गिरा के देखें तो उसकी भी स्फेरिकल शेप होती है। स्फेरिकल शेप क्यों मेंटेन रहती है? क्योंकि ये जो सरफेस है इसके ऊपर मौजूद, क्योंकि इस एक ड्रॉप के अंदर भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो ये जो किनारे पे मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़ोर से बॉन्ड बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत स्टिकली जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? ताकि अगर हवा अटैक करे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करें तो उसकी वजह से ये एयर ड्रॉप अपनी शक्ल को इस तरह से ना कर लें, अपनी शक्ल को क्या ना करें, चेंज ना करें, और अपनी असल शक्ल में क्या रहे, मेंटेन रहे। अगर ये सरफेस टेंशन नहीं होगी, इस सरफेस के ऊपर मौजूद मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच नहीं होंगे, तो हवा की वजह से, प्रेशर की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है कभी भी अपनी इस शक्ल को मेंटेन नहीं कर सकेगा और वो अपनी शक्ल से किसी और शक्ल में चेंज हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। वाटर अपनी शेप को, अगर आप एक ड्रॉप गिराएं कहीं भी तो वाटर अपनी उस स्फेरिकल शेप को मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन करता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन हमें फार्मास्यूटिक्स में क्यों पढ़ाई जाती है? सरफेस टेंशन जो है वो ड्रग्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम जब ड्रग्स बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको हम लिक्विड हालत में इस्तेमाल करते हैं। सो एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन क्या क्या होती हैं? केमिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग डिपेंड अपॉन द सरफेस टेंशन। हमारा जो ड्रग है, हमारी जो ड्रग है उसकी केमिकल एक्टिविटी डिपेंड करती है सरफेस टेंशन के ऊपर। जब हम खाते हैं ड्रग को तो वो हमारी बॉडी में एग्जैक्ट उसी जगह पे जाती है जहाँ पर उसने जाकर अटैक करना होता है। उस पूरे रास्ते में से, फॉर एग्जांपल आपने उसको ओरल लिया है तो वो उसको जीआईटी से गुजरना पड़ता है। इस पूरे रास्ते में वो जो आपकी ड्रग है वो अपनी शेप को इसलिए मेंटेन करती है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस के ऊपर उनके दरमियान में मजबूत फोर्स होती है जो कि उस ड्रग की शेप को मेंटेन करती है। और अगर उसने मैदे में जाना है तो मैदे में जाने के बाद वो अपनी शेप चेंज करती है, वहाँ जाके वो एब्जॉर्ब होती है या डाइजेस्ट होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड अपॉन द सरफेस टेंशन। ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? क्योंकि देखिए, जब आप मेडिसिन को खाते हैं, आपने कोई टैबलेट खाई है, तो अगर वो अपनी सरफेस टेंशन को मेंटेन नहीं करेगी, अगर वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं करेगी तो ड्रग रास्ते में मुंह में टूट सकती है या ड्रग जो है वो गले में टूट सकती है। बट ऐसा नहीं होता, ड्रग इसको मेंटेन करती है और एग्जैक्टली उसी ऑर्गन के पास जाती है। फॉर एग्जांपल, ड्रग ने एब्जॉर्ब होना है आपके स्टमक के अंदर या छोटी आंत के अंदर एब्जॉर्ब होना है, तो एग्जैक्ट ड्रग इसी शक्ल में पूरे जीआईटी से गुजरती हुई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ जाके वो टूटेगी, अपनी शक्ल को चेंज करेगी और वहाँ पे जाके वो एब्जॉर्ब होगी। डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग डिपेंड अपॉन द सरफेस टेंशन। डिसोल्यूशन होता है किसी भी चीज़ का टूटना। जब हम टैबलेट को खाते हैं तो वो हार्ड फॉर्म में होती है, ठीक है, लेकिन जब हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी में जाकर किसी खास जगह पे जाकर उसकी ब्रेकडाउन होती है। क्यों? क्योंकि हमने ड्रग के अंदर जो है वो डिसइंटीग्रेंट्स ऐड किए हुए होते हैं। डिसइंटीग्रेंट्स क्या चीज़ें होती हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि ड्रग को तोड़ने में मदद देते हैं। अदरवाइज़ हमारी जो टैबलेट है या कैप्सूल है वो उसी सख्त शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रहेगा और जब तक वो टूटेगा नहीं तो वो हमें एनर्जी या हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं दे सकता। तो हमने ड्रग्स के अंदर क्या ऐड किए हुए होते हैं? डिसइंटीग्रेंट ऐड किए होते हैं। डिसइंटीग्रेंट का मतलब होता है तोड़ने वाले, जो कि दवाई को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ते हैं ताकि हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें। तो जब
डिसोल्यूशन करानी होती है ड्रग की। अब डिसोल्यूशन भी किसी ख़ास जगह पे जाके होती है। ऐसा नहीं है कि मुंह में आपने खाया है तो ड्रग मुंह में ही डिज़ोल्व हो जाएगी या डिसोल्यूशन हो जाएगी। वो अपने ख़ास एक एरिया में पहुंचेगी और वहाँ जाकर वो डिसोल्यूशन होगी या वो टूटेगी और हमें थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट जो है वो शो करेगी। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग डिपेंड अपॉन द सरफेस टेंशन। बायो अवेलेबिलिटी ये होता है कि आपने जितनी ड्रग खाई है उस ड्रग में से कितनी एग्जैक्ट अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर या आपके ब्लड के अंदर पहुंची है, दैट इज़ कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। जब हम कोई ओरल ड्रग खाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई टैबलेट खाई है और वो फॉर एग्जांपल 400 mg की थी, ठीक है, 400 mg की आपने गोली खाई है, वो 400 की 400 mg हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि जब हम ओरली दवाई खाते हैं तो ओरल दवाई को क्योंकि हमारे जीआईटी से गुजरना पड़ता है। जीआईटी के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ड्रग के साथ बाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 400 mg की मेडिसिन खाई है, टैबलेट खाई है, जब ये आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से गुजरेगी, जीआईटी से गुजरेगी, यानी कि आपके मुंह से, आपके एसोफेगस से, स्टमक से, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैंक्रियाज, इन तमाम जगहों से गुजरेगी, तो इस रास्ते में यहाँ पर आपके पास बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, हमारे प्लाज्मा के अंदर क्या मौजूद होती हैं? प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। सपोज करें इसमें से 100 mg ड्रग जो है वो बाइंड कर गई प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कितनी बाइंड कर गई? 100 mg ड्रग बाइंड कर गई। तो ये जो 100 mg बाइंड कर जाएगी ये हो जाएगी बिकम्स इनएक्टिवेट, ये इनएक्टिवेट हो जाएगी और जो ड्रग फ्री हालत में होगी वो कितनी बचेगी? 300 mg। तो ये जो 300 mg हमारे पास बचेगी ये एक्टिव हालत में होगी, फ्री हालत में होगी और ये हमारी बॉडी के अंदर जाके काम करेगी। दिस इज़ कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। हमने खाई 400 mg थी, बट रास्ते में जो 100 mg थी वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो गई। जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है वो इनएक्टिवेट हो जाती है, वो काम नहीं करती। बाकी जितनी ड्रग बचेगी वो बॉडी में काम करेगी। प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा हमारी बॉडी में, जीआईटी में बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये इस ड्रग की ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड में पहुंचती है वो उस मिकदार से कम होती है जितनी हमने खाई होती है। तो जब भी आप ओरल मेडिसिन खाते हैं तो गौर करिएगा, कभी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती। 100% ये था कि आपने 400 mg खाया होता और तो 400 mg ही आपकी बॉडी के अंदर पहुँचती, लेकिन ओरल के केस में ऐसा नहीं होता। हाँ, IV के केस में ऐसे होता है, क्योंकि IV के केस में आप डायरेक्ट ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर लगा रहे होते हैं। तो ड्रग को क्योंकि आपकी जीआईटी से नहीं गुजरना पड़ता, जब उसको जीआईटी से नहीं गुजरना पड़ता तो वो रास्ते में नहीं टूटती, इसलिए IV के केस में ड्रग क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में जाती है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। अगर आपने 5 ml ड्रग लगाई है IV तो ब्लड में 5 की 5 ml ही पहुंचेगी, तो हम कहेंगे जी बायो अवेलेबिलिटी 100% है। बट इन केस ऑफ ओरल जो है वो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वो कहते हैं जी सरफेस टेंशन जो है वो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग पे भी डिपेंड करती है, कि अगर आपकी ड्रग रास्ते में ही अपनी शेप चेंज करती जाएगी तो इसका मतलब है वो रास्ते में ही बहुत ज़्यादा टूट जाएगी। जब वो रास्ते में ही बहुत ज़्यादा टूट जाएगी तो वो एग्जैक्ट जगह पे जाके काम नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ ड्रग डिपेंड अपॉन द सरफेस टेंशन। आपके पास एक टैबलेट है, वो टैबलेट आप घर में 1 साल 2 साल के लिए रखते हैं और वो ड्रग ठीक रहती है, उसी शक्ल में मेंटेन रखती है, ना तो वो भुरभुरी होती है, ना वो टूटती है, ना ही उसका कलर चेंज होता है। क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि जो टैबलेट है इसकी सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनमें सरफेस टेंशन होती है, जिसकी वजह से कोई भी टैबलेट, कोई भी सिरप, कोई भी जो आपके पास इमल्शन है या कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन है वो अपनी शेप को, अपनी शक्ल को, अपनी ज़ाहिरी सूरत को मेनटेन रखते हैं। अदरवाइज़ क्या हो जाता है जी, आपका जो लिक्विड है या जो आपका सिरप है उसकी शेप चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो सकती है। सो सरफेस टेंशन जो है वो मुख्तलिफ तरह से हमारी ड्रग की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। सो आई होप आप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।